हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 पिन कैटास्ट्रोफ का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर जायान कर्नल बर्टन के ऊपर था। अचानक ही कर्नल बर्टन जायान के वेस्ट से पकड़कर रोल होते हुए उसके ऊपर आ जाते हैं। ये मूव काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। ऊपर आने के बाद भी कर्नल बर्टन कंटिन्यूसली उसी की तरफ ही देखे जा रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि कहीं से उनके ऊपर फायरिंग होने लगती है, मगर जाओ यान तो इस अटैक को नोटिस ही नहीं करता। वो अपनी बड़ी बड़ी आइज को ओपन करके अभी भी कर्नल बर्टन को ही देखे जा रहा था। इस टाइम वो कर्नल बर्टन के लिए कुछ तो फील कर रहा था, मगर कर्नल बर्टन तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए फौरन ही साइड पर हट जाते हैं। वो अपनी गन निकालकर फाइट के लिए तैयार होते हुए सीरियस फेस के साथ उसे बोलते हैं कि बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। उनके इस रिएक्शन को देखकर जाओ यान को थोड़ा बुरा लगता है। इतने में उन पर दोबारा से अटैक होता है। एक एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली उन पर फायर कर रहा था, मगर वो सब जल्दी से वहां से दूर हटकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कैप्टन बर्टन भागते हुए मार्क को कुछ करने का इशारा करते हैं, जिस पर मार्क बड़ी सी नोटिस स्माइल करते हुए बोलता है कि समझ गया। और चैन जायान को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है। वो जायान का हाथ पकड़कर भागते हुए उसे वहां से दूर ले जाने लगती है, मगर जायान ठीक से उसके स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था, जिस पर वो उसे तेजी से भागने का बोलती है। फिर अचानक वो कुछ नोटिस करती है और बोलती है कि ये लोग मिसाइल का यूज़ क्यों नहीं कर रहे। अगर ये मिसाइल का यूज़ करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं। इस पर जायान हामते हुए उससे बोलता है, शायद इस वजह से कि इनका टारगेट कुछ और है। मेरे ख्याल से सबसे पहले ये यूरेनियम मेटल को बेस पर वापस जाने से रोकने वाले हैं और फिर ये इसे छीन लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क भी एयरक्राफ्ट पर काउंटर अटैक करने लगता है। उसने एयरक्राफ्ट के एक ही पॉइंट को टारगेट किया था और कंटिन्यूसली उसी पॉइंट पर ही फायर किया जा रहा था। फायर करते हुए वो बोलता है कि अब मर भी जाओ, मगर जैसे ही वो फायर करना रोकता है तो हम देखते हैं जिस पॉइंट पर वो कंटिन्यूसली पागलों की तरह फायर किया जा रहा था उसे तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा था, बल्कि अब तो एयरक्राफ्ट मार्क की तरफ ही फोकस करने लगता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से खुद को बचाने के लिए वहां से भागकर दूर जाने लगता है। भागते हुए वो कर्नल से बोलता है कि बॉस, रूटेड ट्रस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीचे से वार करके इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला। इतने में उसे एक बुलेट आकर लगती है और वो दूर जाकर गिरता है, मगर एयरक्राफ्ट अभी भी उस पर कंटिन्यूसली फायर किए जा रहा था, जिसे देखकर चैन थोड़ा वरिड होते हुए उसे बुलाने लगती है और फिर वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे कवर देते हुए उससे पूछती है कि मार्क, क्या तुम ठीक हो। अब उसने एयरक्राफ्ट का सारा अटेंशन अपनी तरफ कर लिया था, जिसकी वजह से मार्क को हील होने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। मार्क अपनी गन को देखता है जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिसकी ऐसी हालत को देखकर मार्क साय करते हुए खुद पर ही गुस्सा करने लगता है। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए खड़ा होने का ट्राई करता है, मगर उसकी पूरी की पूरी टांगे भी डैमेज हो चुकी थी, उनमें बड़े बड़े होल्स हो गए थे। यान तो उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा चुका था, मगर चैन तो मार्क को नोटिस किए बिना ही एक क्राफ्ट पर काउंटर अटैक किए जा रही थी। उनके रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कई बार सेम सिचुएशन से गुजर चुके हों, मगर एक्स वायरस की वजह से वो बहुत जल्द ही खुद को हील कर लेते हैं। एक्स वायरस स्पेशली टास्क फोर्स के लिए बनाया गया है ताकि वो इस तरह की सिचुएशन में सरवाइव कर सके। इस वायरस की वजह से उनकी बॉडी बुरी से बुरी कंडीशन में भी खुद को हील कर लेती है। उनकी पावर नॉर्मल पर्सन की पावर से कई गुना बढ़ जाती है। इस वायरस की वजह से टास्क फोर्स एक किलर वेपन बन चुकी है। जायान अभी माँ की ऐसी हालत को देख ही रहा था कि इतने में उसे कर्नल बर्टन की आवाज़ सुनाई देती है कि ऐसे ही खड़े रहना, हिलना मत। जिस वॉइस को सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मगर जैसे ही वो कर्नल बर्टन की तरफ देखता है तो कर्नल बर्टन काफी तेजी के साथ उसी की तरफ ही आ रहे थे। वो एक जंप लगाकर जायान के शोल्डर पर पाँव रखते हैं और काफी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जंप कर जाते हैं। ये ऐसा करते देखकर तो जायान की बॉडी से जान ही निकल जाती है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जंप करते हैं तो जायान इस फोर्स की वजह से नीचे गिर जाता है। उसका शोल्डर बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। हम कर्नल बर्टन को देखते हैं जो कि जंप लगाकर काफी ऊपर जा चुके थे।
अब वो ऊपर से एयरक्राफ्ट के उसी मेन पॉइंट को टारगेट करके उस पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एयरक्राफ्ट की छत पर थे और कंटिन्यूसली उसी पॉइंट को ही टारगेट कर रहे थे, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस पर कर्नल बर्टन एयरक्राफ्ट से नीचे की तरफ जंप लगा देते हैं और वो बहुत ही कूल वे में नीचे आ चुके थे, क्योंकि एक ही पावरफुल अटैक से उस क्राफ्ट का नामो निशान खत्म हो चुका था। वाओ गाइस, कर्नल बर्टन कितने ज़्यादा कूल लग रहे हैं। जिस चीज़ को ऐसा लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखे। इस ब्लास्ट के वॉइस को सुनकर उनके आसपास बहुत से ज़ोंबीज इकट्ठे होने लगते हैं। वो ज़ोंबीज बड़ी तेज़ी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे, मगर जाओ यान को तो उन ज़ोंबीज के आने का पता ही नहीं चलता। वो अभी भी अपने शोल्डर को पकड़कर बैठा हुआ था और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। वो ज़ोंबी अटैक करने के लिए जायान की तरफ ही बढ़ रहे थे। एक ज़ोंबी ज़ोरदार जंप लगाकर जायान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ोंबी की वॉइस को सुनकर जायान थोड़ा चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। ज़ोंबी को उसे अटैक करने से पहले ही कर्नल बर्टन अपनी स्वॉर्ड को उस ज़ोंबी के सर के आर पार कर देते हैं। यह सीन जायान की आंखों के बिल्कुल सामने था। ज़ोंबी जायान के बहुत ज़्यादा पास था। जायान उसकी आंखों में देख पा रहा था। ज़ोंबी की घूरती हुई आंखें और उसका अग्रेसिव फेस देखकर जायान बिल्कुल सदमे में चला गया था। उसने एक बार फिर से अपनी मौत को अपने इतना ज़्यादा पास देखा था। इस ज़ोंबी के मरने के बाद हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन जायान के बिल्कुल सामने खड़े थे और बाकी दोनों भी अपने स्पोर्ट्स को निकालकर एक के बाद एक ज़ोंबी को मारे जा रहे थे। कर्नल बर्टन जायान को देखते हुए नॉर्मल की तरह ही सीरियस टोन के साथ उससे बोलते हैं, क्या तुम काउंटर अटैक नहीं करने वाले? जिस पर जायान कर्नल बर्टन की तरफ देखते हुए मन में सोचने लगता है, मुझे काउंटर अटैक करना अच्छे से आता है। अगर तुमने मेरे शोल्डर का ये हाल ना किया होता तो शायद मैं काउंटर अटैक कर ही लेता। ज़ॉम्बी से फाइट करने के बाद जब वो वाइट को देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अब वाइट नहीं रहा। शायद अटैक के दौरान बुलेट्स लगने की वजह से उसकी वहीं डेथ हो चुकी थी। जायान उसके पास बैठा उसे चेक कर रहा था कि इतने में चैन उसे बोलती है, जायान हमें फ़ौरन ही बेस 14 के लिए निकलना पड़ेगा। हमें अभी भी यूरेनियम मेटल को डिलीवर करना है। अगर हम और यहाँ रुके तो हम पर दोबारा से अटैक हो सकता है। जिस पर जायान रिप्लाई करता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि हमें इसकी बॉडी को यहीं छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वो तीनों उसकी बॉडी के सामने खड़े होकर उसे सल्यूट करते हैं। के बाद जायान आगे बढ़कर अपने और वाइट के यूरेनियम मेडल को उठाने लगता है, मगर दोनों बास्केट्स को एक साथ कैरी करना उसके लिए थोड़ा हैवी था। वो उन्हें उठाने में स्ट्रगल कर रहा था। जब चैन उसे इस तरह करते देखती है तो उसके पास आकर उसे एक बास्केट ले लेती है। चैन उसे बास्केट पकड़ते हुए बोलती है कि चलो चलते हैं। जब मार्क उसे ऐसा करते देखता है तो उसके क्लोज आकर नोटे में उसे बोलता है, हे चैन, अगर तुम सच में जायान के लिए इतना ज़्यादा वरिड हो रही हो तो क्यों ना तुम उसे एक किस कर दो। जैसे ही एक्स वायरस जायान की बॉडी में एंटर करेगा तो उसकी इंजरीज पूरी तरह से हील हो जाएंगी। जिसकी इस बात को सुनकर चैन तो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाती। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन भी उनकी ये बातें सुन रहे थे। अचानक ही चैन कुछ सोचते हुए जायान को बुलाने लगती है और जैसे ही वो अपने फेस को जायान की तरफ टर्न करती है तो कैप्टन बर्टन जल्दी से आगे बढ़कर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि आगे चलो। चैन के जाने के बाद अब वहाँ सिर्फ जायान और कर्नल बर्टन थे। कर्नल बर्टन थोड़ा झुकते हुए जायान के क्लोज आते हैं, जिन्हें ऐसा करते देखकर जायान घबराने लगता है। वो कांपती हुई वॉइस में उनसे पूछता है कि आप क्या करने वाले हैं, मगर कर्नल बर्टन तो कंटिन्यूसली उसी की तरफ ही देखे जा रहे थे। यहीं पर ये सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो चारों बेस में पहुंच चुके थे। जायान सुपीरियर्स के सामने खड़ा उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, मगर उनमें से एक सुपीरियर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था ये सुन के कि उन्होंने बहुत से लोगों को पीछे छोड़ दिया और एयरक्राफ्ट को छोड़कर चलते हुए यूरेनियम मेटल को यहाँ तक लेकर आए हैं। उसे अच्छे से पता था कि ऐसा करना कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो जायान से पूछता है कि मुझे बताओ आखिर वहाँ सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से तुम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा। क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि एयरक्राफ्ट में रहना ज़्यादा सेफ था? क्या तुम और टेक सर्जेंट और हाइन बर्टन खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे? ऐसा करने से तुम लोग दूसरे लोगों को भी बचा सकते थे। क्या कर्नल हाइन बर्टन को दूसरों की लाइफ की कोई परवाह नहीं है? उन्होंने दूसरे टेक सर्जन को वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? वो पर्सन आगे बढ़कर जायान को कॉलर से पकड़ लेता है और गुस्से से चिल्लाते हुए उससे पूछने लगता है,
सच में उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया ना? वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था। क्या यही बात है ना? कर्नल ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक उस टाइम उसे ये लगा था कि सर्च ऑर्गेनाइजेशन उनसे यूरेनियम मेटल हासिल करना चाहती है। अगर बेस 14 के उन्हें रेस्क्यू करने से पहले ही सर्च ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ढूंढ लेती तो न सिर्फ वो पूरी टीम को तबाह कर देती बल्कि वो यूरेनियम मेटल भी छीन लेती। जिस पर ज़ायान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पर्सन की आइज में देखते हुए बोलता है कि मुझे कर्नल बर्टन पर पूरा यकीन है, उनका ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था। कैप्टन वाइट की डेथ सर्च ऑर्गेनाइजेशन और ज़ॉम्बीज की वजह से हुई है, ना कि टास्क फोर्स की वजह से। मुझे लगता है कि उनकी ये रिपोर्ट देखकर ही आपको सिचुएशन के बारे में समझ आना चाहिए था। जिसकी ये बात सुनकर वो पर्सन गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर दूसरा पर्सन जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोक लेता है और उसे समझाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि अपने भाई की डेथ की वजह से तुम गुस्से में हो, मगर इस टाइम तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स ज्यादा हैवी हो चुकी हैं, जिस वजह से तुम ठीक से जज नहीं कर पा रहे। भूलो मत, जब इस बच्चे को बेस पर लाया गया तो इसका कंधा टूटा हुआ था और ये ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। जिस पर वर्ड का बड़ा भाई उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ने वाले हो? क्या वाइट सच में मर चुका है? जिस पर वो पर्सन उससे बोलता है, हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम लोग एयरक्राफ्ट में रहते तो सर्च ऑर्गेनाइजेशन तुम लोगों को ढूंढ लेती और तुम सभी को मार देती। मगर चाहे पायलट हाइन बर्टन ही क्यों ना हो, वो ट्रैकिंग मिसाइल से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर तुम लोगों ने ये ठीक से ना बताया कि तुम लोग क्यों लैंड किए थे, तो इसके बाद जो कुछ भी होगा वो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। फिर वो पर्सन जायान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, चलो एक टेस्ट करके देखते हैं। हमारे बेस पर पहले से ही उस सेम एयरक्राफ्ट का एक ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है, हमें बस उसे ड्राइव करके दिखाओ कि तुम लोगों ने ट्रैकिंग मिसाइल से कैसे छुटकारा पाया है, ताकि हम भी तुम्हारी स्टोरी को ठीक से समझ सकें। इसके बाद हम जायान को उस टेस्ट रूम में एंटर होता देखते हैं। वो दोनों पर्सन भी जायान के साथ ही थे। वाइट का ब्रदर वहाँ से जाते हुए जायान से बोलता है कि ये सिस्टम आधे घंटे में खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। चलो हमें भी दिखाओ कि क्या सच में मिरेकल्स एग्जिस्ट करते हैं। मगर जायान तो वहाँ खड़ा गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। सच में ये कर्नल बर्टन पर ये इल्ज़ाम लगाकर कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की, उन्हें यहाँ से निकाल देंगे, उसे कर्नल बर्टन की ज़्यादा फिक्र हो रही थी, जिसने कई बार उसे मरने से बचाया था। अब सिर्फ इसके जिंदा होने की वजह से ही कर्नल बर्टन की पोस्ट खतरे में थी। ये सब सोचते हुए वो वीसीआर हेलमेट को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट मशीन की तरफ आगे बढ़ रहा था। बहुत से लोग उस रूम के चारों तरफ खड़े उसकी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में मार्क और चैन भी उसे मोटिवेट करने के लिए वहाँ खड़े हुए थे। मार्क बड़ी सी स्माइल करते हुए उससे बोलता है, बच्चे, हमने तुम्हें बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर तुमने हमें एम्बैरेस किया तो मैं सच में तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। और चैन भी चलाते हुए उसे मोटिवेट कर रही थी। इन दोनों की मोटिवेट सुनकर तो जायान की जान ही निकल जाती है। वो बेचारा पहले से ही परेशान था और अब उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। ऐसे मोटिवेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। गाइस, आपको क्या लगता है? इसके बाद चैन वीसीआर हेलमेट को पहन लेता है। से ही वो हेलमेट को पहनता है तो उसके सामने बिल्कुल उसी तरह का एक फील्ड एरिया नजर आने लगता है। स्टार्ट करते साथ ही उसे वार्निंग्स मिलने लगती हैं कि उस पर अटैक किया जा रहा है, जिसे देखते ही जायन सोचने लगता है कि मुझे स्टार्टिंग में ध्यान से रहना होगा, वरना ये भी हो सकता है कि स्टार्ट करने से पहले ही मैं सब कुछ एंड कर दूं। और वहाँ हम वैसी ही सिचुएशन दोबारा से देखते हैं जहाँ एयरक्राफ्ट पर ट्रैकिंग मिसाइल से अटैक किया गया था। जायान काफ़ी स्पीड के साथ फ्लाइट को चलाने लगता है और वो खुद की जगह कर्नल बर्टन को इमेजिन करते हुए ड्राइव कर रहा था। वो एयरक्राफ्ट को गोल गोल घुमाते हुए एक दफ़ा तो उस मिसाइल से बच जाता है, मगर वो मिसाइल दोबारा से एयरक्राफ्ट का पीछा करने लगती है। इस टाइम वो उसी सिचुएशन को क्रिएट करने का ट्राई करता है जो हाइन बर्टन ने फेस की थी, कि वो टाइम डिफरेंस का यूज़ करते हुए उस मिसाइल को अवॉइड करेगा। जायान को माउंटेन की तरफ जाता देखकर रूम के पास खड़े लोग सोचने लगते हैं, क्या ये बच्चा सुसाइड करने का ट्राई कर रहा है? माउंटेन के क्लोज जाने तक तो ये जिंदा भी नहीं बचने वाला। और इसी तरह दूसरे लोग भी बहुत सी बातें करने लगते हैं। सुपीरियर पर्सन भी इस सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और मन में सोचता है कि हमने ये सब कुछ इसी मोमेंट को देखने के लिए ही तो किया है। जायान को कंटिन्यूसली वार्निंग्स मिल रही थी कि मिसाइल बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, इंजन ओवरलोड हो चुका है और ऐसी और भी बहुत सी वार्निंग्स थी
मगर जाओ यान उन्हें इग्नोर करते हुए बस ड्राइविंग करने पर फोकस करता है। वो अपने साथ कर्नल बर्टन को इमेजिन कर रहा था कि आखिर किस तरह उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया होगा। और जब वो माउंटेन के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाता है तो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये टाइम आ गया, और साथ ही वो फ्लाइट के मुंह को ऊपर की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से ट्रैकिंग मिसाइल जाकर माउंटेन से टकरा जाती है और दोबारा से वो पूरी सिचुएशन को रिक्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। सबको प्रूव कर देता है कि मिरेकल्स असल में एग्जिस्ट करते हैं। इस सिचुएशन को देखकर तो आसपास खड़े लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो चौंकते हुए कहते हैं कि ओह माय गॉड, ऐसा सच में हो सकता है। और वही सुपीरियर पर्सन उनकी इस सक्सेस को देखकर उनके लिए क्लैप करने लगता है। चैन वो भी हैरान थी कि जाओ यान ने ये सब कैसे कर लिया, मगर मार्क तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। उसे थंब दिखाते हुए बोलता है कि वेल डन रॉकी, तुमने बहुत अच्छा किया। इस तरह ड्राइव करने की वजह से अब उसे वार्निंग्स मिलने लगती हैं कि इंजन ओवरलोडेड हो चुका है, आप इसे मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसे आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करें। हम देखते हैं कि ये सब प्रूव करने के बाद जाओ यान उस हेलमेट को निकालते हुए साई करता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसे ही वो उस रूम से बाहर निकलने लगता है तो वो दोनों सुपीरियर्स उसके सामने आ जाते हैं। वाइट का यंगर ब्रदर तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है, मगर दूसरा पर्सन जाओ यान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो क्लैप करते हुए बोलता है कि जाओ यान, वेल डन, तुमने ये साबित कर दिया कि एक एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग मिसाइल से छुटकारा पा सकता है। जिन्हें अपने सामने देखकर जाओ यान के एक्सप्रेशन डार्क होने लगते हैं। वो उनसे बोलता है, नहीं कर्नल, मैंने तो बस ये प्रूव किया है कि जो टास्क फोर्स कर सकती है वो एक नॉर्मल रिसर्चर भी कर सकता है। इसके बाद हम उसे वहाँ से जाता देखते हैं। प्लेन को ड्राइव करने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डेजी फील हो रहा था। इसकी वजह से वो गिरने लगता है, मगर मुश्किल से वॉल को पकड़कर खुद को संभालता है। वो मन में सोच रहा था कि हाइन बर्टन ने शांत रहते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के ये सब कुछ कैसे मैनेज किया होगा। थोड़े से टाइम में इतनी तेज स्पीड को कैलकुलेट करने की वजह से मेरा दिमाग तो फटने वाला है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यहीं पर गिर जाऊंगा। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में उसकी आइज बंद होने लगती हैं और वो नीचे गिरने लगता है। इतने में कर्नल बर्टन उसके बिल्कुल सामने आ जाते हैं। वो जाओ यान के इतना ज़्यादा क्लोज थे कि जाओ यान कर्नल बर्टन के चेस्ट के साथ टकरा जाता है। कर्नल बर्टन उसे शोल्डर से पकड़कर उसे खड़ा होने में सपोर्ट करते हैं, जिसे देखकर जाओ यान उन्हें थैंक्स बोलता है। मगर अभी भी जाओ यान ने कर्नल बर्टन का फेस नहीं देखा था। वो जैसे ही दोबारा से थैंक यू बोलने के लिए अपने फेस को ऊपर की तरफ करता है तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसके सामने कर्नल बर्टन थे। कर्नल बर्टन और जाओ यान दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, और जैसे ही जाओ यान अपने सेंसेस में थोड़ा वापस आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो कर्नल बर्टन के बहुत ज़्यादा क्लोज था। वो जल्दी से उनसे पीछे हटते हुए बोलता है कि कर्नल बर्टन आप। वो उनसे डरते डरते आई कांटेक्ट को अवॉइड करने लगता है। वो बेचारा डरा सहमा वहाँ खड़ा था कि इतने में कर्नल बर्टन उसके क्लोज आते हैं। वो उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। उससे बोलते हैं, रॉकी तुम बहुत लकी हो। तो इसी मोमेंट के साथ आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। अंटिल नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर एंड बाय बाय।